Hey guys, welcome to my channel again. And in this video, we are going to start the most important chapter in our this history for 8th standard. And today we are going to start our new and very interesting chapter, Europe's and India's. And in this chapter, we are just going to study about whatever impact has done on our India of Europeans, because in modern period, Europeans had also come in our India and they had changed. They had done many changes, and that's impact all was come in our India that has very vast huge impact was that. So we are just going to study about that only. So let's begin starting. It's a lengthy chapter, so I'll try to complete in our next lecture. In this video I'll try to complete 1 or 2 page only. So let's begin started. So during modern period there was many things had happened on Europe, and it was a huge impact was on India as well. So the modern period has started. That's why we have to study our impact of Europe in India. So period of Renaissance, this is our first topic to cover. सो पीरियड ऑफ रेनाइसेंस क्या होता है, जो 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक का टाइम होता है, उस टाइम को पीरियड ऑफ रेनाइसेंस कहा जाता है. और जो पीरियड में बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जोग्राफिकल डिस्कवरीज और बहुत ज़्यादा मॉडर्न इरा टेक्नोलॉजीज सब आने लगी थी, तो उस पीरियड को कहा जाता था एज ऑफ रेनाइसेंस भी कहा जाता था, पीरियड ऑफ रेनाइसेंस को. ठीक है. सो ये जो पीरियड में था बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरिंग, फिलोसफी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, आप ये कह सकते हो. और जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल था ग्रीक और रोमन, वो वाला ट्रेडिशनल वापस से आने लगा था, तो उसको हम एज ऑफ रेनाइसेंस में ये सारे चेंजेस हुए थे. और ह्यूमैनिटाइजेशन, जो ह्यूमैनिटाइजेशन है, ह्यूमैनिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी. ठीक है. और इसमें ना इंस्टेड ऑफ रिलीजियस, वैसे पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस को माना जाता था, पर अभी सब लोग सोच से साइंटिफिकली सोचने लगे थे, सारी अपना यूज़ करने लगे थे ब्रेन, वरना फिर कोई इतना नहीं यूज़ करता था. सब लोग सारे जो भी रिचुअल होता है, जो भी एडवांटेज लेते थे ना लोग, तो उसमें ही उन लोग फॉलो कर लेते थे. अननेसेसरी रिचुअल जो भी थे वो लोग पीपल्स उन लोग को लूट लेती थी इसी वजह से. ठीक है, कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा. तो ये सारे रिलीजियस को छोड़ के सब अपना ब्रेन यूज़ करने लगे थे, आइडियोलॉजीज पे साइंटिफिकली सोचने लगे थे. ठीक है. ठीक है. द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल द सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू नॉलेज साइंस. एज आई टोल्ड यू, सब नॉलेज साइंस आर्ट सब ये सब ऑब्जर्व हुआ था इस मूवमेंट में. ठीक है. The art literature of Renaissance period depicts sentiments and emotions of human beings. Literature was produced in local language for better understanding of common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discoveries, new idea, concept and knowledge reached to all sections of societies. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो पीरियड ऑफ रेनाइसेंस था उसमें क्या होने लगा था कि लोग बहुत ही सेंटिमेंट्स, इमोशनल सब अपने साथ एक दूसरे से एक्सप्रेस करने लगे थे. ठीक है. सब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी कॉमन पीपल के बीच में. और जो लिटरेचर था, जो भी बुक्स थी, जो भी लिटरेचर था, वो लोकल लैंग्वेज, दैट मीन्स जो आम भाषा है, सिंपल लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल इंग्लिश किसी किसी को नहीं समझती है, तो जो लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें लिखा गया था कि सबको समझ आ सके. और जो 1415 AD में जॉनस गुटेनबर्ग ने पेंटिंग प्रेस, दैट मीन्स जो हमारी पेंटिंग प्रेस मशीन थी, उसको डिस्कवर कर दिया था. तो इसी वजह से पहले के टाइम पे बुक्स लिखी जाती थी, क्योंकि हमारे पास पेंटिंग प्रेस नहीं था. तो अभी जो प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, तो उसी वजह से बुक्स को छापने लगे थे, प्रेस करने लगे थे पेंटिंग प्रेस के थ्रू. तो इसलिए सारे सबके पास नॉलेज इजीली पहुंच रहा था. ठीक है. तो ये सारे मूवमेंट्स हुए थे पीरियड ऑफ रेनाइसेंस में. अभी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है. ठीक है.
The intellectual attacked the old religious ideology of Roman Catholic Church. The Christian priests were taking the advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary ritual. They loot the people in the name of religious. The movement that began against this is known as the religious reform movement. Due to the movement, human freedom and rationalism gained more. अब ये religious reform movement क्या होता है कि पहले के टाइम पे जो लोग थे ना, उन पे ना रोमन कैथलिक चर्च और क्रिश्चियन प्रीस्ट जब फादर्स होते थे ना चर्च के, तो उन लोग ने बहुत ज़्यादा पीपल्स का एडवांटेज लिया था। अगर आपने ऐसा नहीं करोगा तो आपको हेवन में जगह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बोलता है ये रिचुअल है, ये आपको करना होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं चर्च में इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने बहुत ऐसे अलग अलग कोई भी रिचुअल बना के पीपल को लूटा था, उनसे पैसे लिए थे, कोई भी चीज़ लिया था। तो जो मूवमेंट था, जो भी मूवमेंट जो इसके अगेंस्ट फॉर्म हुआ था, उसको कहते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और इसकी वजह से फ्रीडम और रैशनलिज्म ग्रेंड मोर, दैट मीन्स बहुत वो बढ़ गया था। ठीक है, अभी उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, लियोनार्डो द विंची। अब ये लियोनार्डो द विंची है कौन? ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, आप तो इसे जानते ही होंगे। ही इज़ अ लिटरली वेरी, एंड ही हैड ड्रॉ द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। यस, और सुपर उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इफ़ यू डोंट नो द मोनालिसा, सो आप सर्च करके देख सकते हो। एक पेंटिंग है जो बहुत ही मिस्टीरियस है, पर उन्होंने ही करी थी। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटीज़, मतलब वो ऑल राउंडर पर्सनैलिटीज़ है। और वो बहुत ही अच्छा साइंस में मास्टर्स थे, साइंस एंड आर्ट्स में। और उन्होंने आर्किटेक्चरिंग, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, सब में वो एकदम मास्टर थे, ऑल राउंडर। और वो वर्ल्ड में उनकी पहचान है पेंटर की। ही वॉज अ पेंटर, यस, ही हैड पेंटेड his one of the most famous painting is Mona Lisa, and the last super become immortal. Okay, so now done this is, और वो भी अब यही हमारे जो पीरियड ऑफ रेनाइसिस से ही वो बिलोंग करते थे। मुझे 13th century to 16th century का पीरियड है, वही उसमें ही वो थे। ठीक है, अभी नाउ जोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ क्या हुआ। जो 1453 में जो थे, जो ओटामा तुर्क्स नाम के जो थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल डेट मीन्स इस्तांबुल होता है, जो तुर्की में जो इस्तांबुल है ना वही होता है, पर एंशियंट नेम उसका कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो उन्होंने क्या करा था, जो दो ट्रेड, जो बीच का जो रूट था, फॉर एग्जांपल एक साइड आप सपोज करो एशिया है, एक साइड यूरोप है, तो जो बीच का रास्ता, आने जाने का जो रास्ता था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल है। तो उन्होंने वो जो पूरा रूट ब्लॉक कर दिया था। तो अभी आ जाए हम कैसे आ सकते हैं, तो यूरोपियंस को तो ट्रेड करना था एशिया के साथ, बिकॉज एशिया में बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने नई नई डिस्कवरीज करी। अब वो डिस्कवरी कैसे और कैसे करी इंडिया को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने सी के थ्रू नेवीज बनाई, बहुत सारा सी के थ्रू रूट ढूंढे। बिकॉज अगर हमारा रोड, लैंड का रूट ब्लॉक हो चुका है, तो हम सी का रूट बनाएंगे। तो ये 3 लोग हैं, ये हमारे पास 3 नेम्स है। ये 3 पर्सनैलिटीज़ को ढूंढने के लिए निकले, एशिया को ढूंढने के लिए निकले थे, बट वास्को द गामा ने ही ढूंढ पाए इंडिया को। ठीक है, तो अभी हम इनका लाइन में पढ़ते हैं। तो 1847 एडी में जो थे बार्टोलोमियस दस, वो पोर्टुगीज़ थे। तो उन्होंने भी इंडिया के लिए अपनी सर्च को, अपनी जो खोज थी उसको स्टार्ट कर दी थी। बट वो टिप अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उन्होंने अफ्रीका को ढूंढ लिया था, जो आज के टाइम पे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो वो तो निकले ढूंढने चले थे एशिया को, पर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए थे। ठीक है, अब और इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उन्होंने भी इंडिया की जर्नी के लिए स्टार्ट करा। उन्होंने भी सी का रूट अपनाया, सेलिंग। बट वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पे पहुंच गए थे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अभी लास्ट इन 1498 पोर्टुगीज सेलर जो थे वास्को दा गामा, उन्होंने इंडिया की जो खोज स्टार्ट की, पर वो इंडिया पहुंच गए, जो कैलिकट इंडियन कोस्ट पे वो रीच करे। ठीक है, ओके, सो इन दिस वीडियो दिस इज इनफ। मैं इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।
So in this lecture, whatever we have learned, you just revise it. Okay, thanks for watching. If you like my video, like, share and subscribe and share with your friend as well.